हेलो दोस्तों, हम एनसीईआरटी की बुक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम 6th क्लास से पूरी 12th क्लास तक की बुक पढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, तो इन एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी की बुक्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो इसीलिए हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम क्लास 6th चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें एक एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि हम क्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? मतलब कि कई सौ साल पहले या हज़ारों साल पहले की बात की जा रही है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करते थे पहले। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? अब देखिए, एक मैप दिखाया गया है पेज नंबर 2 पर। इसमें कहा गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। सोचो, कई लाख वर्ष पहले से। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब जो भोजन को जमा करके रखते थे, संग्रह करके रखते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट मतलब शिकार भी करते थे। तो चलिए पहले नर्मदा नदी देखते हैं मैप में। देखिए, ये है नर्मदा नदी। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कई लाख साल पहले से लोग रह रहे हैं इस नदी के पास। तो आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पश्चिम में मतलब कि जैसे कि ये मैप है, इसके उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच का हिस्सा। ये देखिए, ये किरथर और सुलेमान, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर है। इसके बारे में क्या बताया गया है? इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है। स्त्री और पुरुषों दोनों ने सबसे पहले कौन से अनाज को उपजाया? गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को। उन्होंने और क्या किया? भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए, ये रही गारो की पहाड़ियाँ और मध्य भारत में ये विंध्य की पहाड़ियाँ। ये जो हमने नर्मदा नदी देखा था, इससे थोड़ा ऊपर। तो इसके बारे में देखिए क्या है। ये कुछ अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ, इनके बारे में बात की जा रही है। जहाँ ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे।
ये देखिए ये विंध्य है, इसके उत्तर में यानी कि ऊपर साइड, उत्तरी साइड, यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। आगे बढ़ते हैं हम। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। चलिए एक बार फिर हम मानचित्र देखते हैं। देखिए सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। समझ गए आप? जैसे कोई बहुत बड़ी नदी जा रही है, बह रही है, और उसमें कई छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही हैं, तो जो छोटी नदियाँ होंगी वो सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो ये देखिए ये सिंधु नदी है, ये भारत से निकलती है और पाकिस्तान में बहती है, तो ये सिंधु नदी है। अब इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि छोटी छोटी नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब देखिए 4700 साल पहले की बात की जा रही है। यही कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब जो गंगा नदी है एवं इसकी सहायक नदियां हैं, इनके किनारे आरंभिक नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये देखिए ये गंगा नदी जा रही है, यहाँ से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बांग्लादेश में भी ये बहती है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखिए, यमुना नदी है, सोन नदी है, ये ऊपर से आ रही है, गंडक नदी है, और भी बहुत सी नदियाँ हैं इनकी सहायक नदियाँ, लेकिन मैप में जो दिखाया गया है हम वही पढ़ेंगे अभी। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। हमने सोन नदी अभी देखा, ये सोन नदी है, गंगा में जाके मिल रही है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। वर्तमान बिहार में, मतलब कि जो प्राचीन काल में मगध नाम था वो आज बिहार के नाम से जाना जाता है। तो जो गंगा के दक्षिण में थे और इन नदियों के आसपास का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। हम मगध के बारे में आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब यहाँ पे थोड़ा सा मानचित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, ये देखते हैं। दक्षिण एशिया, जो हमारा देश है भारत, वो दक्षिण एशिया में, एशिया एक महाद्वीप है और उसके दक्षिणी हिस्से में अपना देश है भारत। आधुनिक भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, मतलब कि दक्षिण एशिया जो है वो एक उप महाद्वीप की श्रेणी में आता है और एक महाद्वीप से छोटा होता है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उप महाद्वीप कहा जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि पहले लोग यात्रा क्यों करते थे। काम की तलाश में,
आपदा आने के कारण, या सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, या फिर मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के लिए, और कुछ नए लोग रोचक और नए स्थानों को खोजने की चाह में भी यात्रा किया करते थे। लेकिन आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये पढ़ते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो एक बार हम मैप देखते हैं। ये देखिए, ये जो मैप दिखाया गया है ये भारत ही नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप भी है। इसमें कई सारे देश हैं। भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, चीन का हिस्सा भी है, ये तिब्बत है लेकिन चीन ने इस पर अपना कब्जा किया हुआ है, म्यांमार है। तो इसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? जो एशिया महाद्वीप से इसको क्या अलग करता है कि ये उपमहाद्वीप की श्रेणी में आता है? तो इस साइड से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस साइड भी बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, नीचे ये तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसीलिए इसकी एक विशेष भौगोलिक सीमा बनाती है प्राकृतिक रूप से। तो इसीलिए हम इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। नीचे बढ़ते हैं। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, हम अतीत के बारे में कैसे पता लगाते हैं कि पहले क्या हुआ था। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अब जैसे कि आज की पुस्तकों को हम मशीन से छापते हैं, लेकिन उस समय ऐसे हाथों से लिखा जाता था, इन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। ये एक दिया गया है चित्र। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब देखिए, ये पांडुलिपि किन चीज़ों पर लिखी जाती थी? ये प्रायः ताड़पत्रों अथवा या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ बनाया गया है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देख सकते हैं कैसी दिखती थी पांडुलिपि, और इसे हाथ से लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं।
इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए, पांडुलिपियां, महाकाव्य, कविताएं किन भाषाओं में लिखी गई हैं? संस्कृत में, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। अब प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और संस्कृत भाषा का प्रयोग विद्वान लोग करते थे, जैसे पुरोहित, पंडित हो गए। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए, एक अभिलेख है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अब देखिए, एक पत्थर जैसे कठोर धातु, उस पर उत्कीर्ण किए हुए, मतलब कि छेनी, हथौड़े या फिर किसी भी अन्य चीज़ों से उसको मतलब कि उकेरा जाता है शब्दों को। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? अब ज़रा सोचो कि इससे क्या लाभ होता था कि इतने कठोर सतह पर ये उत्कीर्ण करवाते थे इन अभिलेखों को। पहला तो ये हम सोच सकते हैं कि ये जल्दी नष्ट नहीं होते थे, और कठिनाई में कह सकते थे इनको उकीरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती होगी, क्योंकि किसी भी पत्थर जैसा कठोर सतह पर कुछ भी लिखना आसान नहीं होता होगा। एक बार इसको देखते हैं। ये लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। हम अशोक के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे हम, अभी तो ये स्टार्टिंग है, बस एक बेस बना रहा है। हम धीरे धीरे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अभी देख सकते हैं, ये मिट्टी की बनी हुई एक मटके टाइप का है। ये बाएं साइड में ये चित्र दिखाया गया है। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और ये दाएं में इस साइड में एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये चांदी का सिक्का हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे।
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इतिहासकार किसे कहते हैं? जो बीते हुए कल के बारे में या कई हजार साल पहले के बारे में जानने का अध्ययन करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। अब स्रोत किसे कहते हैं? मतलब जो चीज़ प्राप्त होती है खुदाई से या फिर किसी भी अन्य तरीके से, तो वो स्रोत होता है किसी चीज़ को जानने का। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फूल संग्रह करके प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो मतलब इसमें यह बताया गया है कि लोगों की जिंदगी एक दूसरे से अलग होती थी। राजा कोई और जिंदगी जीते थे, एक कृषि या फिर व्यापारी वो उनसे अलग जिंदगी जीते थे। एक पशुपालक हो गया, उसकी ज़िंदगी अलग हो गई। शिल्पकार हो गया, उसकी ज़िंदगी अलग हो गई। तो मतलब लोग बहुत भिन्न हुआ करते थे उस समय। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब देखिए, जैसे कि हम 1980 लिखेंगे तो मतलब कि हम अभी 2023 में हैं, तो हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? 20 साल वो और 23 साल ये, 43 साल। इसी तरह से अगर हम 1980 ईसा लिखेंगे, अगर हम सोचिए 1980 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, इंग्लिश में लिखते हैं बीसी, और ईसा के लिए एडी और ईसा पूर्व के लिए बीसी। बीसी का मतलब ये होता है कि अगर हम 1980 बीसी लिखें तो 2000 साल से 1980 साल पहले की बात कर रहे हैं। या फिर 1980 को छोड़िए, हम एग्जाम्पल के लिए 2000 बीसी मैं कह रहा हूँ कि हम अगर 2000 बीसी की बात करें तो हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? 2000 साल पीछे, और 2000 साल जो हमारा ये बीता है, तो मतलब हम 4000 साल पुरानी बात करेंगे अगर हम 2000 साल बीसी लिखते हैं तो इसीलिए ईडी और बीसी का
प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है, देखिए, इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसा लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले से है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस समूह का प्रयोग करोगे? तो अपना क्वेश्चन है, उपयोगी शब्द यात्रा। एक जगह से दूसरे जगह जब जाते थे लोग, मतलब यात्राएं करते थे। पांडुलिपियाँ, हमने देखा था पांडुलिपि को ताड़पत्रों पर या हिमालय के क्षेत्र में भुज के छालों से बनाई गई पत्तों पर लिखा जो जाता था उसे ही पांडुलिपि कहते थे। अभिलेख, पत्थर जैसे कठोर सतह पर कुछ उत्कीर्ण करना अभिलेख कहलाता है। पुरातत्व, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं पुरातत्व के कहलाते हैं। इतिहासकार, जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत, जब इतिहासकारों को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो इतिहास के बारे में जान सके तो उसे हम स्रोत कहते हैं। कोई सिक्का मिल जाए, कोई मिट्टी का बर्तन हो गया, कुछ भी हो सकता है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, मतलब कि कोई ऐसी लिपि जो अज्ञात हो और उसको समझने के लिए, मतलब इसका क्या अर्थ हो सकता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने देखा। और यह हमने ये सब पढ़ा था। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, ये सब आप मैच करिए। ये हमने अच्छे से पढ़ा था। पांडुलिपि तथा अभिलेख में एक प्रमुख अंतर बताओ, ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।